अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो बच्चों, हमारा यूनिट नेम है लास्ट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये हमारी सब डोमेन का नेम था और डोमेन थी हमारे नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारे पेज नंबर 45 पे रिव्यू एक्सरसाइज 3। ठीक है, जैसे हमने लास्ट ऑफ इंटीजर्स पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसमें 3 एक्सरसाइजेस थी जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली उन तीनों एक्सरसाइज का एसेंस है, या फिर पूरे चैप्टर्स में से जो है पूरे चैप्टर्स के जिस बच्चे को अच्छे से समझ आए तो वो रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे से कर सकता है। नाउ रिव्यू एक्सरसाइज में बेसिकली पूरे चैप्टर को ही रिवाइज किया गया है, दोबारा से दोहराया गया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। यानी कि जो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं या जितने भी सब क्वेश्चंस जो है वो नीचे दिए गए होंगे। फॉलोइंग का मतलब है कि नीचे दिए गए हैं हर नीचे दिए गए वाले जो क्वेश्चन है उसके 4 सजेस्टेड ऑप्शंस, यानी कि 4 ऐसी ऑप्शंस दी गई हैं जो कि उसके आंसर हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, इन एच केस हर केस में आपने क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक ही है, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सजेस्टेड 4 दी है लेकिन जो करेक्ट है वो एक है जिसमें से जिसको आपने सेलेक्ट करना है। ना फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं द इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी डायरेक्ट कोई चीज़ होती है ना, यानी सीधी डायरेक्ट रिलेशन, और इन्वर्स यानी कि ऑपोजिट रिलेशन भी कह सकते हो। ठीक है, द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड। ठीक है, एडिशन का इन्वर्स प्रोसेस क्या होगा? एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है और सब्ट्रैक्शन का एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हमारा एडिशन का इन्वर्स प्रोसेस जो है वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, हम उसको जो है चूज़ कर लेंगे या सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट पर आते हैं द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बेसिकली क्या था, दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाई को जब हम मल्टीप्लाई करते थे, जो आंसर फाइनल आंसर आता था एडअप होकर, अगर 2 डिजिट नंबर है तो वो होता था प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स हों, ठीक है जी, इंटीजर्स की जो काउंटिंग है वो ऑड हो, और लेकिन इसमें हम ये भी सपोज करेंगे कि इंटीजर्स जो है वो खुद भी ऑड हो। ठीक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, खुद भी ऑड हो और उनका नंबर भी ऑड हो, यानी कि ऐसे ऑड नंबर, यानी कि हम ऑड ही इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि यहाँ तो 1 टाइम ही वो इंटीजर आ जाए, या 3 इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर 5 या फिर 7, यानी कि ऑड हो। लेट्स सपोज कि हम देखते हैं। ठीक है, 3 इंटीजर लेते हैं, नेगेटिव 3 ले लेते हैं, टाइम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं +1 से और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -7 से। ठीक है, ये ऑड। ठीक है ना, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों को करते हैं, जब माइनस और नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, यानी अनलाइक इंटीजर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, और 3 टाइम 1 जो है वो 3 हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई आ जाएगा -7। अब हम इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव है यानी लाइक इंटीजर्स है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, 3 टाइम्स 7 जो होता है 21 होता है, तो वो 21 आ जाएगा, पॉजिटिव 21। यानी कि देखें, हमने ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स लिए हैं, यानी कि हमने 3 इंटीजर 3 ऑड नंबर है वो लिया है, और जो इंटीजर्स की वैल्यूज़ है वो भी ऑड ली हैं। ठीक है, -3, 1 और 7 ये सब ऑड है, तो उनको मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर जो है वो कौन से वैल्यू है, ये ऑड है। अगर आपसे पूछा कि द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव की भी बात कर देता, तो तब अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारा ऑड नंबर्स में इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और इंटीजर्स नेगेटिव लें तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है ना, इस बात को भी वो कभी कभी आपसे पूछ सकता है। तो आंसर आपका क्या कहते हैं, ऑड में आया है। ठीक है, आप हर केस में चेक करें, इधर इंटीजर्स को चेंज करके देख लें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ऑड लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करना है। यानी 3 इंटीजर्स ये है तो आपने या तो 5 ले लेने हैं या फिर 7 ले लेने हैं, इस तरह से इंटीजर लेने हैं। तो आप देखेंगे आंसर आपके पास हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, तो फिर हम इसको ऑड ही सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज, यानी कि 3 नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर हम 3 क्या है, 3 बेसिकली
खुद ही एक ऑड नंबर है। अगर द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम कहें ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के तो वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो 3 खुद भी एक ऑड है तो नेगेटिव ही होगा ना। फिर भी इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि जैसे कि हम 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1, -4 और -9 को। देखते हैं तीनों हमने नेगेटिव लिए हैं, ठीक है। हमने ये नहीं देखा, हमने 3 लिए हैं लेकिन हमने उसमें इवन इंटीजर भी लिया और ऑड भी लिया है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, लाइक इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। 1 टाइम 4 हमारे पास 4 हो जाता है और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको -9। दोनों अनलाइक इंटीजर्स हो गए हैं, साइन डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और 4 टाइम 9 36 हो जाता है, -36 यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो आपका इसका ऑप्शन में जो नेगेटिव वाली ऑप्शन है हम उसको चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारे 3 पार्ट हो जाते हैं डन। ना अब हम पेज नंबर 46 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम 4th पार्ट की तरफ आते हैं। 4th पार्ट पे हमें क्या कह रहा है, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। हम इन का प्रोडक्ट लें तो क्या हमारे पास साइन आएगा ना। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, -6 टाइम्स, -6 टाइम्स, -6 टाइम्स, -6 टाइम्स, -6 टाइम्स, -6 टाइम्स, -6, यानी सारे जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हैं। और वैसे वो सेम इंटीजर्स भी हैं, लाइक इंटीजर्स भी है और साथ उनकी वैल्यूज़ भी एग्जैक्ट सेम है। तो हम उसको बॉदर नहीं करते क्योंकि हमसे साइन का पूछा हुआ है। तो साइन जो है वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। काउंट कर लेते हैं कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 इंटीजर्स हैं, ठीक है। 7 क्या है, ऑड नंबर है। अगर हम करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ यानी कि ऑड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, वो हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ 7 नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है, द प्रोडक्ट ऑफ 7 नेगेटिव इंटीजर्स है और 7 एक ऑड नंबर है। तो आंसर हमेशा हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 5th पार्ट पर आते हैं। 5th पार्ट पे हमें क्या कह रहा है कि -150 टाइम्स -3, ठीक है। दोनों लाइक इंटीजर्स हैं, साइन नेगेटिव है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब 150 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 0 हमारे पास हो जाता है 0, 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 5 करते हैं और 1 को इस 1 के ऊपर कैरी कर देते हैं। 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 + 1 4, 450 पॉजिटिव 450 वाली ये बी वाली ऑप्शन है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब 6 पार्ट पर आ जाते हैं। 6 पार्ट कहते हैं हमारे पास द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर, ठीक है। उसके ये हमारे पास हमें पता है कि सिंप्लीफिकेशन को हम कहते हैं कि हम उसमें अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर्स हैं और उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हैं और डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं तो सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए से हम सिंगल नंबर या सिंप्लीफाइड नंबर या एक ऐसा नंबर जो इन सब का सोल्यूशन हो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन होता है। तो नाउ हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं 7th पार्ट की तरफ। ये कौन सी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इनको हम बॉक्स ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, विनकुलम वो जो बार है वो होती है, ब्रेसिस हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं और पैरेंथेसिस कर्व ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट होती है। तो बॉक्स ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स ये वाली ब्रैकेट्स है तो फिर हम इसको बॉक्स ब्रैकेट को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। 8th पार्ट पर आ जाते हैं। 8th पार्ट पर है हमारे पास कि इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर फाउंड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर एक एक्सप्रेशन में जी चारों की चारों 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होती हैं और 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स ही पाई जाएँ, ठीक है। जैसे कर्ली, राउंड, विनकुलम और बॉक्स ब्रैकेट चारों की चारों पाई जाएँ, विच विल बी रिमूव्ड देन द फर्स्ट ब्रैकेट विच विल बी रिमूव्ड। तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, यानी कि सबसे पहले किस ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे या किस ब्रैकेट की वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व आउट करेंगे। तो विनकुलम को हम सबसे पहले सॉल्व आउट करते हैं तो फिर हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब 9th पार्ट पर आ जाते हैं। ना 9th पार्ट पे आ जाते हैं। इफ़ अ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट, यानी कि अगर ऑफ का मतलब क्या है, जैसे कि 2 of 3, इसका मतलब क्या होगा, 2 times 3 होगा, टाइम्स होता है मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को। तो ऑफ इन एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई की जगह ऑफ का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का नहीं है। तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को चूज़ कर लेंगे। 10th पार्ट पर आते हैं। वाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। जब हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, होल नंबर या इंटीजर्स भी हो सकते हैं और उनके बिटवीन डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और इसके अलावा डिफरेंट ब्रैकेट्स यानी 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स भी यूज़ हो सकती हैं उनमें, ठीक है। तो अगर ऑलवेज यूज़ बोर्डमास रूल, तो सबसे पहले आपने बोर्डमास रूल को फॉलो करना है, ठीक है। बोर्ड भी है ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन
सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट्स में भी हमने ब्रैकेट्स के ऑर्डर को फॉलो करना है कि सबसे पहले हमने विनकुलम, देन हमने जो है पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, फिर हमने ब्रेसेस को, और लास्ट में हमने बॉक्स ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है एंड प्रोसीड फ्रॉम। और हम अगर हम ठीक है सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को करेंगे और प्रोसीड क्या कहाँ से करेंगे, और प्रोसीड हम जो है वो हमेशा जो है ठीक है राइट टू लेफ्ट, यानी हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे आ गया, ठीक है, राइट या एडिशन और सब्ट्रैक्शन इकट्ठे आ गया, तो राइट टू लेफ्ट यानी राइट वाला पहले से आप करेंगे, लेफ्ट वाला या लेफ्ट टू राइट, यानी कि राइट साइड आपके पेज की ये और ये आपके लेफ्ट साइड है। राइट टू लेफ्ट का मतलब कि आप इस तरह से सॉल्व करोगे, और लेफ्ट टू राइट का मतलब कि आप इस तरह से सॉल्व करोगे, पहले इधर इधर देखोगे, और मिडल टू लेफ्ट का बीच में से आप इस तरह से, और लेफ्ट टू मिडल का मतलब है कि आप जो है लेफ्ट टू मिडल यानी लेफ्ट से आप बस मिडल की तरफ जाओगे। तो ये दोनों तो गए, क्योंकि मिडल से तो आप स्टार्ट करेंगे, या तो आप इधर से सॉल्व करोगे या इधर, तो आप राइट टू लेफ्ट ये होता है। राइट टू लेफ्ट तो आप नहीं सॉल्व करोगे, आप लेफ्ट टू राइट करोगे। इस इधर से देखोगे कि पहले क्या सॉल्व होना है, तो इधर से देखने शुरू करोगे तो लेफ्ट टू राइट होगा, तो आप बी वाले को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है ना, 11th पार्ट पर आते हैं। इन द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब हो गया जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिया हो। इफ ऑल द ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है, वी विल सॉल्व ब्रैकेट्स एंड एंड। ठीक है, फर्स्ट में तो आप विनकुलम सॉल्व करोगे, देन पेरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रैकेट्स, और लास्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे क्योंकि एंड का ही पूछा हुआ है। अब आ जाते हैं 12 पार्ट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल द फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म। ठीक है, बोर्डमास रूल के मुताबिक ऑपरेशन सबसे पहले कौन सा परफॉर्म किया जाएगा। ब्रैकेट्स का नहीं पूछा गया कि कौन सी ब्रैकेट्स से सबसे पहले सॉल्व की जाएंगी, इन एक ऑपरेशंस के मतलब पूछा गया। ऑपरेशंस हमारे यहाँ से स्टार्ट होने हैं, डी यानी डिवीजन जो है वो सबसे पहले परफॉर्म की जाएगी। नाउ अब हम 13th पार्ट पर आ जाते हैं। 13th पर है हमारे पास 33.5 प्लस 90 माइनस 70, और इनके बिटवीन पैरेंथेसिस है और टाइम्स 0। ठीक है, ब्रैकेट्स में जो भी हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आना है उसको हमने 0 से जो मल्टीप्लाई करना है उसमें 0 ही हो जाना है। लेकिन अब हम इसको सॉल्व ही करते हैं, जैसे कि 3.5 में हम पहले 90.5 को ऐड करेंगे, तो उसके लिए 90 को ऐड करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट के बाद 5 है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो इधर कोई नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 है। 5 + 0 हमारे पास 5 टेंस हो जाते हैं, फिर इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर हम 3 + 0 करते हैं 3 हो जाता है, और 3 + 9 जब करते हैं तो 12 हो जाता है। ठीक है, 123.5, और इधर आ जाता है -70। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से। ना नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें ये माइनस करना है, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम वो लगा के 0 लगा देते हैं। 5 - 0 हमारे पास 5 हो जाता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है। 3 - 0 हमारे पास 3 हो जाता है, और 2 में से 2 टेंस में से 7 टेंस नहीं निकलते, 12 कर लेते हैं, ये हमारे पास 0 100 हो गया, और 10 टेंस मिल गए 100 के, तो 10 + 2 12 टेंस है। 12 में से जब हम 7 टेंस माइनस करेंगे तो 5 टेंस आ जाएंगे। 53.5 को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से। ठीक है, एज अ सिंपल हमने, क्योंकि इधर बड़ी वैल्यू पहले थी तो हमने साइन को ऑपरेट नहीं किया, अदरवाइज हम साइन को भी देखते हैं। ठीक है, तो 53.5 को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी भी नंबर या डेसिमल या फ्रैक्शन जिसको भी मल्टीप्लाई किया जाए वो नंबर खुद भी 0 हो जाता है, तो आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा। तो 0 हमारे पास दिया है, आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हो, जैसे 0 × 5 करो, 0.00 आएगा तो आप उसको 0 ही कंसिडर करोगे ना। 14th पार्ट पर आ जाते हैं। 14th पार्ट पर हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है 3/4 प्लस, फिर आपके पेरेंथेसिस के अंदर है 5/7 - 2/7 / 2/7। सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, तो हम ये 3/4 प्लस वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व आउट करके जो आंसर आएगा उसको हम चूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, पेरेंथेसिस को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, पेरेंथेसिस में 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक सब्ट्रैक्शन का और एक डिवीजन का। तो सबसे पहले हम डिवीजन को परफॉर्म करेंगे, तो 5/7 माइनस वैसे ही लिख लेते हैं। अब डिवीजन इन दोनों के बिटवीन है, तो फर्स्ट वाला जो भी फ्रैक्शन है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब डिवीजन की जगह वाले सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन से, और जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसको हम उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, 2/7 है, उसका रेसिप्रोकल यानी हो जाएगा 7/2। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना, और न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू होती है। ठीक है ना, अब हम इक्वल पर आ जाते हैं। अभी भी हमने सबसे पहले तो पेरेंथेसिस को ही सॉल्व करना है, तो सम 3/4 प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में 2 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, पेरेंथेसिस के अंदर एक सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो सब्ट्रैक्शन का तो नहीं, हम पहले मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, तो 5/7 माइनस पहले आ जाएगा। अब हम देखते हैं इन दोनों में कोई कटिंग होती है, तो हाँ, ये 2 × 1 2 हो जाता है, 2 × 1 2 हो जाता है, और 7 की 7 से भी होती है, 7 × 1 7 हो जाता है, 7 × 1 7 हो जाता है।
फिर हम ये कह देते हैं ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे भी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1। नाउ अब सॉल्व करते हैं, अभी तो पेरेंथेसिस को करना है, तो 3/4 प्लस वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में 5/7 आ जाएगा और ये -1/1 हो जाएगा, या 1 भी हाल कह सकते हैं क्योंकि नीचे जो 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि वो हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हर होल नंबर के नीचे 1 होता है। इस फ्रैक्शन को हमने होल नंबर कंसीडर किया, तो हर होल नंबर के नीचे हर होल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 1 होता है ना। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा 3/4 वैसे ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5/7 में से हमने जब माइनस करना है, ठीक है, हमने एक फ्रैक्शन से जब होल नंबर को माइनस करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ आ जाता है और जो न्यूमरेटर फ्रैक्शन का वो एज इट इज़ आ जाता है, फिर जो बीच में ऑपरेशन है वो आएगा और जो होल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब हम 3/4 वैसे ही लिख देते हैं, प्लस अभी एक दफ़ा माइनस का ऑपरेशन है और एक दफ़ा मल्टीप्लाई का, तो हम मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, ठीक है। नीचे 7 आ जाएगा, 5 वैसे ही रहेगा, -1 टाइम 7 है 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 3/4 प्लस वैसे ही लिख देते हैं, अब 5 - 7 करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं 5 छोटा है 7 बड़ा है, ठीक है। 5 भी पॉजिटिव है, लेट्स सपोज 7 भी पॉजिटिव है। नाउ इसको हम चेंज कर देते हैं कौन से तरीके से, सब्ट्रैक्शन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन से, यानी कि उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर +5 है तो पहले हम +5 लिख देंगे और बीच में माइनस है तो उसको हम प्लस से चेंज कर देंगे। अगर वो प्लस से चेंज हुआ तो आगे वाली वैल्यू में भी थोड़ी चेंजिंग आएगी। जो सब्ट्रा हैंड है, ये मीन्यूएंड था, जो सब्ट्रा हैंड है उसका साइन चेंज हो जाएगा। सब्ट्रा हैंड था +7 तो वो हो जाएगा -7, ठीक है। अब हम इसको ईजिली सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 3/4 लिख लेते हैं, प्लस हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, +5 में ऐड करें -7, ठीक है। 2 इंटीजर्स को आपस में ऐड करें और बड़े इंटीजर 7, बड़ी वैल्यूबल 7 है और उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो हम नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा और 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। अब हमने देखना है, अब हमने क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड करनी है और दोनों फ्रैक्शंस जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, एक का डिनोमिनेटर 4 है और एक का 7 है, ठीक है ना। अब हम इस 4 और 7 का एलसीएम लेंगे, लेकिन हम ये भी देख लेते हैं क्या ये फ्रैक्शन, ये जो नंबर्स हैं 4 और 7 वो आपस में कोप्राइम तो नहीं है, यानी अगर कोप्राइम ना हो तो आपने एक ज़रूरत लाजमन इसका जो है इन दोनों नंबर्स का आपने एलसीएम ही लेना है। लेकिन इन केस के अगर वो कोप्राइम नंबर्स हैं तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 4 और 7 में कोई नंबर कॉमन नहीं है, इनको दरमियान कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 4 और 7 को 1 के अलावा 4 और 7 दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, ठीक है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो इसको लिए हम कह सकते हैं कि फिर हम जो है वो एलसीएम लिए बगैर ही बता देंगे कि 3 और 4, यानी कि हमने नीचे 4 को फिर इस साइड में 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना, तब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और दूसरी साइड में अगर -2 है और नीचे 7 है और फिर हम 7 को जिस तरह इधर से 4 को 7 से किया, इधर 7 को 4 से करेंगे तो ऊपर भी हमने 4 से करना है, तो ऊपर भी 4 से हो जाएगा ना। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 4 टाइम 7 28, ठीक है। ये प्लस आ जाएगा और ये हम करते हैं, ये देखें एक -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, -2 +4, अनलाइक इंटीजर आंसर नेगेटिव में आएगा, 2 टाइम 4 8 और नीचे आ जाएगा 28 ना। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 28 को हम 1 टाइम लिखेंगे, 21 में ऐड कर रहे हैं -8, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली 21 जो है वो +21 है, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड हो रही होती हैं, तो बड़ी वैल्यू 21 है, उसके साथ पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और आंसर क्या होगा, 21 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, 1 में से 8 माइनस नहीं होता, बारो कर लेते हैं, इधर 1 रह गया, इधर 10 + 11 11 में से जब आप 8 माइनस करते हो तो 3 आ जाता है, 3 1 आ जाता है और 1 में से इधर कोई 10 नहीं है, 1 - 0 10, तो 1 10 हो जाएगा, तो +13/28 आता है और ये वाली ऑप्शन डी वाली ऑप्शन है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। ना क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं, इनके हमने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। तो बेसिकली कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स के बारे में आपसे पूछा गया कि वो कौन सी टर्म्स हैं, तो ये आप कि जो आपने जो इनकी टर्म्स के आंसर्स लिखने हैं कौन सी टर्म्स है, वो आपके बुक्स के पीछे चैप्टर की रीडिंग में सब टर्म्स के जो है वो आंसर्स मौजूद हैं, तो दैन आपने उधर से आपने कॉपी कर लेने आंसर्स। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट आर लाइक इंटीजर्स सब क्या है, ठीक है। ये आपके चैप्टर के स्टार्ट वाले पेज में ही है, ठीक है, उधर से आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। लाइक इंटीजर्स का मतलब होता है कि ऐसे इंटीजर्स जिनके साइन सेम हो, यानी कि दोनों नेगेटिव हो, या दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स जो कि सारे के सारे पॉजिटिव या फिर सारे के सारे नेगेटिव हो। ठीक है। टू इंटीजर्स विद द सेम साइंस आर कॉल्ड लाइक इंटीजर्स। दो ऐसे इंटीजर्स जिनके साइंस सेम है उनको हम लाइक इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे -4 एंड -7। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया व्हाट आर, सेकंड पार्ट में, व्हाट आर अनलाइक इंटीजर्स। अनलाइक इंटीजर्स क्या है? ठीक है। द इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस। ठीक है। ऐसे इंटीजर्स, दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, या दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, उनके साइन डिफरेंट है, वो अनलाइक इंटीजर्स होंगे। मिसाल फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो +4 है, -7। ठीक है। इन दोनों के साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया राइट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। आपने कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखना है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या था, ये भी आपके जो है चैप्टर की रीडिंग वाले पोर्शन में मौजूद है। ठीक है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, इज अनचेंज बाय चेंजिंग द ऑर्डर, के दो इंटीजर्स का सम चेंज नहीं होता अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर भी लें। ऑर्डर का मतलब है कि पोजीशन चेंज कर ले, यानी पहले वाला बाद में और बाद में वाला पहले भी लिखें तो भी चेंज नहीं। ना आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हो कि अगर आप दो इंटीजर्स ले लो और उसको शो कर लो कि +3 में अगर आप ऐड करो -7 तो सेम आंसर आएगा, इक्वल्स आएगा। -7 में आप ऐड कर दो कि +3। अब आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, इनकी जगह चेंज कर दिया। तो फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है राइट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में आपने ऑर्डर नहीं चेंज करना होता, इंटीजर्स को आपस में इंटरचेंज नहीं करना होता, बेसिकली आपने ग्रुपिंग को चेंज करना होता है। ठीक है। चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडर्स। ठीक है। दो इंटीजर्स जब ऐड हो रहे होते हैं वो एडेंड्स होते हैं। ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो फर्स्ट वाला मिन्यूएंड होता है और दूसरा सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जब ऐड हो रहे होते हैं तो दोनों ही एडेंड्स होते हैं। ठीक है। अगर हम एडेंड्स की ग्रुपिंग चेंज कर दें, जो ऐड हो रहे हैं उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, डज नॉट चेंज द सम, तो वो उनके सम को, यानी उनका जो ऐड करके आंसर आना उसको चेंज नहीं करेगा ना। इसको भी कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, तीन इंटीजर्स लिख के इक्वल लिख के तीन इंटीजर्स लिखो और उनकी ग्रुपिंग कर लो। लेट्स सपोज के फर्स्ट में आप फर्स्ट 2 गए, आगे ब्रैकेट्स लगा लो, और लास्ट में आप इक्वल के बाद वाले में आप लास्ट में ब्रैकेट लगा लो। इस तरह से आप जो है एसोसिएटिव लॉ को भी शो कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और बीच में एडिशन का ऑपरेशन जो है वो यूज़ कर लो। 5 पार्ट पर आते हैं। व्हाट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। इधर एडर्स की बात की थी, जो दो इंटीजर्स ऐड होते हैं, दो नंबर्स ऐड होते हैं तो वो एडेंट्स होते हैं, लेकिन जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं या मल्टीप्लाई करके तो वो प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्रोडक्ट जो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेसिकली उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इधर फैक्टर्स की बात की हुई है। चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स, यानी कि अगर आप जो है फैक्टर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर देते हो, डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, तो उससे जो है वो आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अब इस तरह से हम जो है इसको भी शो कर सकते हैं कि बीच में प्लस की जगह मल्टीप्लाई का टाइम आएगा, और फैक्टर्स यानी कि ये दो ये सारे फैक्टर्स ही हैं, तो अगर हम फैक्टर्स की ग्रुपिंग चेंज करें जो आने वाला प्रोडक्ट है दोनों केसेस में सेम आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वल का मतलब यही होता है कि वो सेम आएगा। तो 5th पार्ट भी होता है हमारा यहाँ पर डन। नाउ 6th पार्ट पर आ जाते हैं। 6th पार्ट का है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय ग्रुप ऑफ नंबर्स एडिड टुगेदर। ठीक है। अगर हम कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर से एडिड टुगेदर। ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमने डेफिनेशन लिख लेना हो, इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल्स, और हम इसको भी जो है डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देंगे तो हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव लगेगा। ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ नंबर, लेट्स सपोज एक नंबर ले लेते हैं, और नंबर क्या है, हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको इंटीजर ही ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम +3 ही ले लेते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ नंबर, अब हमें इस नंबर को मल्टीप्लाइंग भी कहा जा रहा है। ठीक है। इसको हमने कर दिया बाय, किससे करना है, बाय। अब उसके बाद वाला क्या होगा, द ग्रुप ऑफ नंबर्स एडिड टुगेदर। द ग्रुप ऑफ नंबर्स एडिड टुगेदर, ग्रुप है तो ग्रुप के लिए हमने एक ब्रैकेट लगा ली बड़ी, और ऐसे नंबर दिखने जो कि इकट्ठे ऐड हो रहे हैं। ठीक है। वो भी इंटीजर्स हैं। लेट्स सपोज -7 और -6 ले लेते हैं और वो एडिड टुगेदर है, ग्रुप बन गया। ठीक है। इज़ का की जगह हमने लिख दिया इक्वल्स। ठीक है। नाउ आपने इक्वल शो कर दिया। ठीक है। इज़ सेम एज, वो किसकी तरह के है, डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली, यानी कि अगर आप +3 को मल्टीप्लाई करते हो -7 से और ऐड कर देते हो उसमें +3 को मल्टीप्लाई करके -6, तो वो सेम है। ठीक है। ये दोनों सेम है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नाउ आप इसके सामने इसकी एग्जाम्पल भी कोई भी इंटीजर्स लिख सकते हो।
ना अब हमारा ये हो गया 6 पार्ट डन। अब हम 7th पार्ट में आ जाते हैं। 7th पार्ट में हमें कह रहा है व्हाट इज़ बोर्डमास रूल। ठीक है, बोर्डमास रूल क्या है? ठीक है, ये भी आपके जो है बोर्डमास रूल वाले टॉपिक पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.2 के बाद ही इसका टॉपिक है, तो वहाँ से आपको ये डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, बोर्डमास रूल शोज द सीक्वेंस। बोर्डमास रूल बेसिकली क्या है? वो तरतीब को शो करता है कि पहले क्या होना है, पहले ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है और ब्रैकेट्स में भी पहले कौन से ऑपरेशंस को सॉल्व करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली सीक्वेंस यानी उनकी तरतीब को शो करता है। ठीक है, वेयर मोर देन वन ऑपरेशंस आर परफॉर्म, जहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपको दिया है गया है उसमें इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है और आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ज़्यादा सारे नंबर्स हैं और ज़्यादा सारे ऑपरेशंस हैं। ठीक है, मोर देन वन ऑपरेशन यानी कि खाली एक एडिशन या खाली एक डिवीजन नहीं है, आप चारों के चारों या फिर 2-3 ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं, या एडिशन ही 3-4 दफ़ा है, तो वन ऑपरेशन से ज़्यादा ऑपरेशन या वन टाइम से ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो आप बोर्डमास रूल को फॉलो करते हुए जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर सकोगे। बेसिकली बोर्डमास रूल एक सिंप्लीफिकेशन ही है, और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिंप्लीफाइड आंसर या सिंप्लीफाइड वैल्यू। तो ये था बोर्डमास रूल। ठीक है ना, इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आके हो जाता है कंप्लीट ना। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे ठीक है क्वेश्चंस के हमने सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट तो आपको बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप इसको ये सॉल्व कर लोगे, और फोर्थ पार्ट में भी कोई नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट पर आओगे तो आप देखोगे कि ब्रैकेट्स, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये पेरेंथेसिस ओपन किधर हो रही हैं, क्लोज तो इन्होंने बता दी ओपन किधर हो रही है, ये नहीं आपको पता लगेगा ना। इधर ये नहीं पता लगेगा। अगर ये ब्रेसेस है तो ये पेरेंथेसिस का ये सिंबल क्या है, अगर विनकुलम भी है तो पेरेंथेसिस का काम ही क्या है इधर। तो क्या ना हो इस तरह के आपको सिचुएशन जो है इसको क्वेश्चन में फील जो है सामना करना पड़ेगा। तो ना ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा हेक्टिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आ जाता है तो वो एग्जैक्ट प्रॉपर ब्रैकेट्स के साथ आपको सॉल्व करने के लिए आपकी टीचर देंगी, नहीं तो अदरवाइज आप अपनी टीचर से कंफर्म भी कर सकते हो जब पेपर में आ सकता है। तो नो थर्ड वाले में आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि इसमें जो है एक ब्रैकेट यानी कि एक आपको पेरेंथेसिस ओपन का सिंबल दिया गया है, लेकिन पेरेंथेसिस क्लोज का कोई सिंबल नहीं दिया गया, तो वो आप इधर लगा लोगे तो आपका एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आ जाएगा। नहीं तो इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ बुक में पेरेंथेसिस क्लोज के सिंबल में मिस्टेक आई है ना। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 80 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 25 माइनस ब्रेसेस ओपन 20 माइनस पेरेंथेसिस ओपन 7 माइनस विनकुलम ऑफ 9 माइनस 3 और फिर सब ब्रैकेट्स यानी पेरेंथेसिस क्लोज, ब्रेसेस क्लोज और बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, हमने जो है लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, हम 80 को पहले लिखेंगे क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, हम राइट टू लेफ़्ट नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माइनस आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास विनकुलम मौजूद है तो हम सारे ऑपरेशन और ब्रैकेट एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब हम ने क्या करना है, इधर आ जाते हैं तो 7 माइनस। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं तो पहले विनकुलम को सॉल्व करना है। 9 माइनस 3 एज अ होल नंबर ही ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा है तो 9 माइनस 3 6 होता है और बाकी हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है ना, अब हमने क्या कहते हैं फिर लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करेंगे, और अभी हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है तो माइनस तक हम अपनी सारी वैल्यूज़ को वैसे ही लिखते हैं। अब हमने 7 माइनस 6 करना है तो 7 बड़ा है तो हम एज अ होल नंबर ही ऑपरेट कर लेते हैं। 7 माइनस 6 1 होता है तो 1 लिख लेते हैं। नाउ फिर हम अपनी ब्रेसेस और बॉक्स ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। नाउ अब हमने पहले कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो माइनस तक हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब 20 माइनस 1 करना है, 20 बड़ा है तो हम 20 माइनस 1 ही कर लेते हैं। ठीक है, 0 में से 1 नहीं निकलते, 12 कर लेते हैं। ये हमारे पास 10 हो जाता है। 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 1 9 और 1 माइनस 0 10 यानी कि 1। और ये हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट आएगी। अभी भी इसको एज अ होल, अब हमने सबसे पहले जो है वो बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 80 माइनस आ जाता है तो 25 में से हम 19 को माइनस करना है, तो चूँकि 25 बड़ा है तो एज अ होल नंबर ही हम ऑपरेट कर लेते हैं। 5 जो है 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो 2 1 10 12 कर लेते हैं तो 1 10 बन जाएगा। 10 1 10 प्लस 5 15, 15 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 और 1 माइनस 1 0। आप चाहे लिखें या ना लिखें। ठीक है, अब हमने इस नंबर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, 80 बड़ा है तो भी हम इसको एज अ होल नंबर ही ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 6 हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 1 और 7 माइनस 0 7 10। ठीक है, 74 हमारा आंसर आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर डन।
ना सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 289 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 7 parenthesis क्लोज माइनस -5 माइनस curly bracket open 2 minus vinculum of 17 minus 10 parenthesis close curly brackets closed and square bracket close। ठीक है, इसमें ये हमारे जो ब्रैकेट्स की समझ नहीं आ रही है हमें इसको हटा देते हैं वैसे, लेकिन यहाँ इधर एक ब्रैकेट पेरेंथेसिस क्लोज हो रही है तो ओपन वाली लगा लेते हैं, और इधर कोई पेरेंथेसिस काम नहीं लग रहा तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने जब इसको करना है तो अपनी टीचर से कंफर्म करना है कि वो किस तरह की चेंजिंग आपके क्वेश्चन में करवाते हैं, क्योंकि ये बुक में क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी ठीक तरह से नहीं लिखा गया। ना अब हम लिखते हैं, हमने लेफ्ट टू राइट लिखना स्टार्ट करना है। 100 माइनस हो जाएगा और पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स आती है, तो सबसे पहले हमने जो इधर विनकुलम है उसको जाकर सॉल्व करना है। ठीक है, और उधर तक हम माइनस तक अपनी सारी वैल्यूज़ को वैसे ही उतार लेंगे। 200 जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वैसे के वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब विनकुलम को सॉल्व करना है। 17 माइनस 10 करना है। 17 बड़ा है तो हम एज अ होल नंबर ऑपरेट करते हैं। 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, चाहे तो आप लिखें या ना लिखें। ठीक है, हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो अब आपने ब्रेसेस को क्लोज करना है और वह उसके ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना। अब इधर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इधर राउंड ब्रैकेट भी और कर्ली ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 100 माइनस, अब हमारे पास आ जाता है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 289 डिवाइड बाई 17। सबसे पहले हम 289 को 17 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 17 जो है 288 से वैसे ही छोटा है, तो 17 टाइम 1 लिख लेते हैं, 17 हो जाएगा। 17 टाइम 2 चेक कर लेते हैं क्या होता है। वैसे हमें 20 तक के टेबल्स जो है वो अच्छे से आने चाहिए, ताकि हमें बार बार जो है वो मल्टीप्लाई ना करना पड़े और हम क्विकली जो है सॉल्व कर लें। लेकिन अगर हम नहीं याद होते तो भी कोई बात नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 टाइम 7 हमारे पास क्या हो जाता है 14, 4 हमने लिखा, 1 को कर दिया कैरी, 2 टाइम 1 हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, 34 तो 28 से बड़ा हो गया, तो 70 जो है 1 टाइम 17 को हम यूज़ करते हैं, माइनस करते हैं। 8 माइनस 7 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। इस 9 को नीचे ले आते हैं, 119। अब हमने देखना है कि 17 के टेबल में 119 या उससे छोटी कोई वैल्यू कौन सी आती है। तो हमने 119 से वेरी फर्स्ट बड़ी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर 119 आ जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, 17 टाइम 2 तक का तो हमने फाइंड आउट कर लिया था। 17 टाइम 3 कर लेते हैं, 3 टाइम 7 21 होता है, 1 लिखते हैं और 2 को इधर कैरी कर देते हैं 1 पे, और 3 टाइम 1 3, 3 प्लस 2 5, 51 हो गया। ठीक है, अब 17 टाइम 4 कर लेते हैं, क्योंकि अभी 119 से बहुत छोटी वैल्यू आई है। इक्वल करते हैं, 4 टाइम 7 28 होता है, 8 2 को कैरी कर देते हैं, 4 टाइम 1 4, 4 प्लस 2 6 हो गया 68। ठीक है, ना ये भी छोटी है, 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 5 टाइम 7 होता है 35, 5 लिखते हैं, 3 कैरी, 7 टाइम 1 5 टाइम 1 होता है 5, 5 प्लस 3 हमारे पास हो जाता है 85। ये भी छोटी है, 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, 6 टाइम 7 होता है 42, 2 4 कैरी, 7 टाइम 1 होता है 7, 6 टाइम 1 होता है 6, 6 प्लस 4 हो जाता है 10। ठीक है, 102 ये भी अभी छोटी है। 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, 7 टाइम 7 49, 9 4 कैरी, 7 टाइम 1 होता है 7, 7 प्लस 4 हो जाता है 13, सॉरी 7 प्लस 4 हो जाता है 11, तो 190 एग्जैक्टली सेम आ गया। तो हम कह देते हैं कि 17 टाइम्स 7 जो है वो हो जाता है 119। अब माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 17 जो है 17 टाइम होता है, तो क्वेश्चन हमारे पास इधर आंसर के तौर पर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे 17 आया तो हम 17 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई ये वाला 7 साथ आ जाएगा। ठीक है ना, क्लोज कर लेते हैं, माइनस -5 और बाकी सारी वैल्यूज़ को उस तरह से ही लिखते हैं। अभी भी हमारी पेरेंथेसिस सॉल्व नहीं हुई, तो हम सबसे पहले अपनी पेरेंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं। 7 टाइम 7 49 होता है, 9 4 कैरी, 7 टाइम 1 7, 7 प्लस 4 क्या हो गया 11, 119 हो गया। ठीक है, माइनस -5 और फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स ये कर ली। ठीक है, फिर हम लिखते हैं 100 माइनस, अब हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो माइनस तक हम यहाँ तक नंबर्स को वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, 2 माइनस 7 क्या हो गया 9, अब 2 जो है वो छोटा है और 7 जो है बड़ा है, तो नंबर इसको हम इंटीजर्स के तौर पर देख लेते हैं कि 2 जो है वो पॉजिटिव 2 है और 7 जो है वो पॉजिटिव 7 है। ठीक है ना, वो सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव 2 को हम वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है और बाद वाला इंटीजर बड़ा है, बाद वाला वैल्यू बड़ी है, तो हम इसको क्या करते हैं, हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, यानी कि हम सब्ट्रैक्शन वाला जो सिंबल है उसको पॉजिटिव से चेंज कर लेते हैं और सब्ट्राहेंड का साइन चेंज कर लेते हैं। सब्ट्राहेंड का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव 7 है तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, नाउ लिखते हैं, तो यहाँ तक हम अपने नंबर्स को वैसे ही कॉपी कर लेंगे नेगेटिव तक। ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों को सॉल्व। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने लगे हैं, तो पॉजिटिव 2 में -7 ऐड करना है। ठीक है, बड़ी वैल्यू 7 है, उसके साथ नेगेटिव है, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। 7 - 2 किया तो 5 आ गया।
ठीक है ना। अब हमने सबसे पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व करना है और ऑपरेशंस क्या हो रहा है, सबसे पहले हम जो है, क्योंकि नेगेटिव है तो हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करें, तो पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव में से अब हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनस है तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं प्लस में, तो पॉजिटिव 119 को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये माइनस को चेंज कर देते हैं प्लस से, और फिर सबट्राहैंड का साइन है नेगेटिव, उसको भी चेंज कर देते हैं, वो अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ को हम वैसे ही ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, अब हम पहले लिख लेते हैं। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और हो भी रही हैं ऐड, तो हम ऐड करेंगे। 9 + 5 14 होता है, 4 लिखेंगे और 1 को 10 पे कैरी कर देंगे। 1 + 1 2, इधर तो कोई वैल्यू नहीं तो 2 आ जाएगा, और ये 124 आ जाएगा, और इधर माइनस कर देंगे हम -5 को। ठीक है, फिर से माइनस है तो हम इसको पहले चेंज करेंगे, तो पहले 100 माइनस लिख लेते हैं, पॉजिटिव 124। ठीक है, ये माइनस को चेंज कर देते हैं प्लस से, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, तो -5 है तो वो चेंज हो जाएगा, माइनस सबट्रैक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 लिखते हैं। अब दोनों को वैल्यूज़ को हमने बेसिकली ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ को तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो पॉजिटिव आप स्किप भी कर सकते हो। 4 + 5 9 1s हो जाता है, 2 10s और 100। नाउ अब आप क्या कर रहे हो कि आप जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर माइनस क्या है, ये पॉजिटिव बेसिकली 100 था। ठीक है, पहला इंटीजर आपका पॉजिटिव 100 होगा। नाउ माइनस को रिप्लेस कर देते हैं प्लस से, तो फिर सबट्रैक्शन का साइन चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव 129 था तो ये हो जाएगा नेगेटिव 129। ऐड करते हैं वैल्यूज़ को, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो नेगेटिव 129 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा। ना अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी में से छोटी। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो -29 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। 0 आप चाहे लिखें या ना लिखें, तो ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पर आकर हो जाता है आपका डन। तो नाउ थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट की हमारे पास स्टेटमेंट थी 3/15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2.4 माइनस ब्रेसेस ओपन 0.50 टाइम्स parenthesis open 8.50 माइनस विनकुलम ऑफ 4.60 माइनस 2.60 ब्रेसेस क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पेरेंथेसिस नहीं यहाँ पर लगी हुई थी, पेरेंथेसिस क्लोज को सिंबल हमने खुद ही लगा दिया है। ना इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले हमने विनकुलम को सॉल्व करना है, तो माइनस तक वैल्यूज़ को हम इसी तरह से कॉपी कर देंगे। ठीक है ना, अब हम इनको विनकुलम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4.60 में से माइनस करना 2.60, 0 में से 0 हंड्रेड्स माइनस किए 0 हंड्रेड्स, 6 में से 6 टेंस माइनस किए 0 टेंस, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और 4 - 2 1। ठीक है ना, अब हम पेरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं और ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं और उसके ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं ना। सबसे पहले हमने इन पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, टाइम्स तक हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हमने 8.50 माइनस 2.00 को माइनस करें, 0 - 0 0 हंड्रेड्स, 5 - 0 5 टेंस और डेसिमल पॉइंट, 8 - 2 6 1s। अब हमारे पास आ जाता है कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ना अब हमने कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो -2.4 नेगेटिव तक हम वैसे ही तोड़ लेते हैं। अब इनको सॉल्व करें, इनको तो हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0.50 और 6.50 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम जो हंड्रेड्स में 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम जस्ट 6.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.5 से। ठीक है, वो बेसिकली हमने 5 से ही बस मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 होता है 25, 5 टू कैरी 5 × 6 हो जाता है 30 + 2 32। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है, क्योंकि अगर 0 है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 इधर से 1 डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, और इधर से भी 1 डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है, तो टोटल कितने हो गए 2। ठीक है, तो हमारा पॉइंट किधर आएगा 1 2, इधर 3.25 आ जाएगा, तो हमारा इधर आंसर हो जाएगा 3.25, और हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, अब हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3/15 वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस लिख लेते हैं। हमने 2.4 में से माइनस करना है 3.25, 3.25 बड़ा है, तो नाउ हम इसको बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट के इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन वाले तरीके से करेंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव 2.4 है और ये पॉजिटिव 3.25 है, तो पॉजिटिव 2.4 तो वैसे ही रहेगा, फिर हमारे पास माइनस भी वैसे ही रहेगा, सॉरी माइनस की जगह हम पॉजिटिव कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट है उसका चाहे पॉजिटिव है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3.25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इधर तक वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, बॉक्स ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, 2,
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 3.25 बड़ी वैल्यू उसके साथ नेगेटिव सिंबल है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा ना। हम इसको करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट्स है, इधर 1 है, इधर एक लेट्स सपोज के 0 है। 5 - 0 5 हंड्रेड्स, 2 - 4 नहीं होता, 12 का लेते हैं। 3 वंस में से 1 1 ले लेते हैं। 1 1 जो है वो 10 के इक्वल होता है। 10 + 2 12, और 12 - 4 किया तो 8। फिर हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और 2 - 2 हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। नाउ अब हमें इनको सॉल्व करना है। 3/15 में ऐड करना है नेगेटिव 0.85, तो एक डिवाइड का ऑपरेशन है, एक एडिशन का, तो हम डिवाइड को पहले करेंगे, 3/15 लिख लेते हैं, और फिर ये 0 आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दो, और होल नंबर 15 है तो 1/15 कर लो, ठीक है, तभी यही से होगा। तो आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। पहले हमने देखना है कि 3 और 15 अपने लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। ऊपर तो 3 है, 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो क्या 15 जो है टेबल 3 का मल्टीपल है, तो 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल भी है। नाउ 3 टाइम 1 जो होता है वो 3 हो जाता है, और 3 टाइम 5 15 हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 प्लस नेगेटिव 0.85। नाउ पहले हम 1 से 5 को डिवाइड कर लेते हैं। 1 बेसिकली हमारा डिवाइडेड है चूँकि वो ऊपर है, और फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर डिवाइज़र होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, वो डिवाइज़र होगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड होता है ना। न्यूमरेटर को रख दिया 100, डिवाइडेड बना दिया, और डिवाइज़र बना दिया डिनोमिनेटर को। 5 के टेबल में 1 तो नहीं आता, 5 से तो 1 बहुत छोटा है, तो हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे 0 पॉइंट, और इधर हम 0 लगा देंगे। 0 क्यों हमने लिखा, क्योंकि पहले से कोई वैल्यू या कोई डिजिट मौजूद नहीं था। अगर पहले से कोई डिजिट मौजूद हो तो हम 0 नहीं लगाएंगे, हम डेसिमल पॉइंट ही बस लगाएंगे, ठीक है। तो 5 के टेबल में 10 तो आता है, हमें पता है 5 टाइम 2 होता है 10 नाउ, ठीक है। 0.2 हमारा आंसर आ जाता है, यानी 1/5 क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। उसमें हम ऐड कर रहे हैं ये वाला नेगेटिव 0.85, ठीक है। अब हम बेसिकली एक लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पॉजिटिव 0.2 है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। 0.2 और 0.85 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमने पॉइंट डेसिमल पॉइंट, इधर तो 0 है, टेंथ प्लेस में हमने जो है लेफ्ट टू राइट चेक करना होता है। टेंथ प्लेस में देखा तो 2 और 8 बड़ा है, तो 0.85 बड़ा, और उसके साथ नेगेटिव है, तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। अब बेसिकली हमने माइनस करना है 0.85 में से 0.2 को, लेकिन इधर 5 है और इधर कोई वैल्यू नहीं है हंड्रेड्स प्लेस में, इधर 0 आ गया। 5 - 0 5 हंड्रेड्स, और 8 - 2 6 टेंस, और डेसिमल पॉइंट, और 0 - 0 0 वंस, नेगेटिव 0.65 हमारा आंसर आ जाता है। और यहाँ पर आकर हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाता है डन। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है 4/3/11 प्लस बॉक्स ब्रैकेट ऑफ 5/12 डिवाइडेड बाय ब्रेसेस ऑफ 3/5 प्लस parentheses ऑफ 4 1/5 टाइम्स विनकुलम ऑफ 2 1/6 माइनस 3 1/6। नाउ सबसे पहले तो हमने विनकुलम सॉल्व करी थी, लेकिन अब हमने क्वेश्चन में देखा कि ये जो सारे यानी कि बहुत सारी इसमें जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम विनकुलम को भी नहीं सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो है सबसे पहले हम सब मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। नाउ ठीक है, उसका तरीका क्या है, फर्स्ट वाले को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 4/3/11 है, ठीक है। हम एक लाइन लगाते हैं, और न्यूमरेटर में जैसे ये 4 होल नंबर है, 3 न्यूमरेटर है, और 11 जो है वो डिनोमिनेटर है। हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर के साथ, यानी 4 टाइम्स 11 कर लेते हैं, और फिर उसमें ऐड कर लेते हैं ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी 3 को ऐड कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर नीचे है वो एज इट इज़ दोबारा से नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। प्लस अब हम सारी फ्रैक्शंस को इस तरह से करेंगे, ठीक है। 5 टाइम 8 + 5, और नीचे आ जाएगा 8 डिवाइड बाय ब्रेसिस, ठीक है, और 3/5 आ जाएगा, और प्लस पेरेंथेसिस 4 टाइम 5 + 1/5, ठीक है, और टाइम्स विनकुलम लगा देंगे ऊपर, और 2 टाइम 6 + 1/6, और -3 टाइम 6 + 1/6, और ये सब कुछ क्लोज कर देंगे। नाउ अब आगे आते हैं। 4 टाइम 11 क्या होता है 44, और +3 आ जाएगा। 11 नीचे प्लस कर देते हैं। 5 टाइम 8 क्या होता है 40 + 5 नीचे आ जाता है। 8 डिवाइड करते हैं 3/5 आ जाएगा, प्लस करते हैं 4 टाइम 5 होता है 20, और +1 और नीचे 5, और टाइम 2 टाइम 6 क्या होता है 12 + 1, और नीचे आ जाता है 6 माइनस 3 टाइम 6 क्या होता है 18 + 1/6 आ जाता है। क्लोज कर देते हैं सारी चीज़ें। ना आ जाते हैं हम 44 में, सबसे पहले 3 को ऐड करते हैं, ठीक है। 4 + 3 7 1s हो जाते हैं, और 4 10s, और नीचे आ जाता है 11, प्लस हम करते हैं 0 + 5 5 1s, और 4 10s, और नीचे आ जाता है 8, और डिवाइड करते हैं 3 5,
ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम 0 + 1 1 1 और 2 आ जाता है, ठीक है। और नीचे आते हैं 5 टाइम्स हम कर लेते हैं, बिल्कुल हम 2 + 1 3 1 और ये 1 और नीचे आ जाते हैं 6 - 8 + 1 9 और 1 और ये हमारे पास 6 आ जाता है। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं 47/11। अब हमने सबसे पहले जो है विनकुलम को सॉल्व करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, कॉपी कर देंगे, यानी ऊपर से दे के नीचे उतार देंगे। अब सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करना है। बीच में सब्ट्रैक्टिंग का सिंबल है और दोनों लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है। तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है, 6 और ऊपर लिख देते हैं हम 13 - 19। अब हम ऊपर देखेंगे कि ऊपर सबसे पहले तो हम इसी को चीज़ को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई तक अपनी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम जो है 13 - 19 पर आते हैं। हम देखते हैं कि 13 छोटा है, तो फिर हम सब्ट्रैक्शन से इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन कर सकते हैं ना। तो 13 को हम कह देते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और 19 को भी कह देते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो फर्स्ट इंटीजर को हम एज इट इज लिख देते हैं और बीच में सब्ट्रैक्शन को रिप्लेस कर देते हैं एडिशन से, और फिर पॉजिटिव 19 को कर देंगे -19, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं। अभी भी हम सबसे पहले इसी चीज़ को सॉल्व करें, तो बाकी बात सारी वैल्यूज़ यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नीचे 6 आ जाएगा। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यूज ऐड हो रही है। 19 बड़ा है, 19 के साथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। 19 में से 13 को माइनस करना है, 9 - 3 6, 1 - 1 0 लिखें ना लिखें हमारी अपनी मर्जी है। ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। ना अब हमने सबसे पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करें, तो बाकी सारी वैल्यूज हमारी वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इधर आए तो हमने देखा कि कटिंग होती है कि नहीं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बेसिकली वैसे भी हमने करनी है, तो 6 × 1 6 होता है, 6 × 1 6 हो जाता है। अब हमने ऊपर 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, -1 से, क्योंकि -1 है, और नीचे हम 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। ना ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। डिवाइड तक हम अपनी वैल्यूज़ को वैसे ही लिखेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हमने जो है इसको सॉल्व करना है, तो 3 और 5 प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब हम 21 को मल्टीप्लाई करें -1 से। 21 बेसिकली पॉजिटिव 21 है। पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक के नीचे को मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव में आता है, ठीक है। 21 × 1 21 हो जाएगा, और नीचे 5 × 1 5 हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इस कर्ली ब्रेसिस को सॉल्व करेंगे। ब्रेसिस को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड तक हम अपनी वैल्यूज़ को वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब ब्रेसिस को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि दोनों फ्रैक्शंस जो है लाइक फ्रैक्शंस है, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो जस्ट हम नीचे एक दफ़ा 5 लिखेंगे और 3 में ऐड कर देंगे -21। नाउ अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने ऐड करना है 3, यानी पॉजिटिव 3 में ऐड करना है -21, तो इधर पॉजिटिव हमारा आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यूज ऐड हो रही है। 21 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव में आंसर आएगा हमारा, ठीक है। 21 में से हमने 3 अब माइनस करना है, ठीक है। 1 में से 3 माइनस नहीं होता, 12 कर लेते हैं, ये 1 और ये 10 + 1 11, 11 में से 3 माइनस किया तो 8 आ गया, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, -18 आ गया ना। उसके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब हमने जो है इसके ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने की वैसे ही लिख दिया। अब डिवाइड का सिंबल है, तो फर्स्ट हमारे पास 45/8 वैसे ही आ जाएगा, और डिवाइड है। और इधर हमने एक चीज़ करना है, ठीक है। हमारे पास एक फ्रैक्शन है डिवाइड हो रही है, और एक फ्रैक्शन है, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब डिवाइड या मल्टीप्लाई होते हैं तो अनलाइक बन जाते हैं, अनलाइक बन जाते हैं तो नेगेटिव में आंसर आएगा। और 45/8 को वैसे ही लिख देंगे और डिवाइड को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से, और इसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल। अब हमारा जो सिंबल है वो चले गया बाहर। 18/5 है, तो ये 5/18 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे, तो प्लस तक हम अपनी वैल्यू उसको लिख लेते हैं, और आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। कटिंग देखते हैं होती है कि नहीं। 45 और 18 की कटिंग हो रही है, 5 और 8 की नहीं, क्योंकि दोनों 9 के टेबल में आ रहे हैं। 9 × 5 45 है, और 9 × 2 18 हो जाता है। अब हम ऊपर लिख लेते हैं 5 × 5 और नीचे आ जाता है 8 × 2। नाउ हम इस 47/11 आ जाएगा, प्लस नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 25 होता है, और 8 × 2 हो जाता है 16, ठीक है। अब हमने 11 और 16 हमारे पास डिनोमिनेटर्स में आ गए हैं, ठीक है। अब ऐड का सिंबल है, और दोनों जो है वो अनलाइक नंबर्स हैं, यानी कि अनलाइक इंटीजर्स हैं। 11 और 16 जो है वो
सॉरी 11 और 16 जो है वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर ये अनलाइक फ्रैक्शंस है तो सबसे पहले हमने लाइक फ्रैक्शंस बनानी है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। 11 और 16 का हम एलसीएम लेंगे, लेकिन इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 11 और 16 में कोई ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन हो, देन ही हम इनका एलसीएम लें, अदरवाइज हम डायरेक्ट इनको एक दूसरे के ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे 11 और 16 में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, क्योंकि 11 खुद ही प्राइम है, 11 और 16 आप इसमें को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स होंगे तो फिर हम जो है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस वाली साइड को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और इस वाली फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली पॉजिटिव था, 47 और 11 है। ठीक है, इस साइड में हमने दोनों ऊपर और नीचे 16 से कर देना है। ऐड किया माइनस ये 25/16 है, मल्टीप्लाई 11 कर देते हैं। अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा और हमारी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगी। सबसे पहले हमने ऐड पॉजिटिव में हमारे पास आ रहा है 47 में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से। ठीक है, 6 टाइम 7 होता है 42, 2 4 कैरी, 6 टाइम 4 हमारे पास हो जाता है 24 + 4 28। अब हम 10 से करने उसका 0, 1 टाइम 7 7, 1 टाइम 4 4। अब ऐड कर देते हैं 2 + 0 2, 8 + 7 हमारे पास हो जाता है 15, 5 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 4 7 752। और अब हम 11 को 16 से यानी 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 टाइम 6 6, 1 टाइम 6 6, 10 से करना है, 0 आ गया, 1 टाइम 6 6, 1 टाइम 1 1। ऐड कर लेते हैं 6 + 0 6, 1 + 6 7 और 1 176। ठीक है ना, अब हम प्लस करते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव में आंसर है, नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव है। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 2 2, 10 से करते हैं, 0 आ गया, 1 टाइम 5 और 2। ऐड कर लेते हैं 5 + 0 5, 2 + 5 7 2, 275। और 16 को 11 से ऑलरेडी हमने कर रखा है 176। लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं, डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, और प्लस 752 में से ऐड कर लेते हैं नेगेटिव 275। दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन बड़ी वैल्यू 752 है, उसके साथ पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। जिसको के सिंबल को हम लिखें या ना लिखें हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 176 ही रहेगा ना। अब हम माइनस करेंगे 752 में से 275 को, 2 में से 5 माइनस नहीं होता, 12 कर लेते हैं 10 प्लेस में से। 10 + 2 12, 12 - 5 7 हो गया। ठीक है, 4 - 7 नहीं होता, 12 कर लेते हैं फिर से। 10 + 4 14, 14 - 7 7, और ये 6 - 2 हमारे पास हो जाता है 4, 477 और 176 आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि 477 176 से बड़ा है। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हमने उसको मिक्स में कन्वर्ट करना होता है ना। 476 को डिवाइड कर लेते हैं 176 से। ठीक है, 176 टाइम 100 क्या हो जाएगा 176, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। 2 से कितने, 2 से 6 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम 7 14, 14 + 1 15, 5 1 कैरी, 2 टाइम 1 2, 2 + 1 3। ठीक है, 352 आ गया। अभी भी 477 से छोटा है। 176 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। ठीक है, 3 टाइम 6 हो गया 18, 8 1 कैरी, 3 टाइम 7 हो गया 21 + 1 22, 2 2 कैरी, 3 टाइम 1 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, 528। अब बड़ा हो गया तो हम इस वाली टर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, 176 टाइम 2 हमारे पास हो गया 352, माइनस कहते हैं 7 - 2 हो गया 5, 7 - 5 हो गया 2, 4 - 3 हो गया 1, 125। ठीक है ना, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन जो है 2 वो बन जाएगा होल नंबर, और 125 रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर, और 176 डिनोमिनेटर ही रहेगा, और पॉजिटिव था इसलिए हमने प्लस के सिंबल को नहीं लिखा। हम चाहे तो आप लिख भी सकते हो ना। यहाँ पर आपका 4th पार्ट एंड हो जाता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। नाउ पेज नंबर 47 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 47 पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की है द सम होता है प्लस करना, ऐड करना ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी कि 2 इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर आता है -215 इफ़ वन ऑफ देम। ठीक है, तो अगर उनमें से एक जो है -135 है देन फाइंड द अदर। ठीक है, तो हमने अगला फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें मतलब बेसिकली क्या कह रहा है। ठीक है, जो सम है यानी कि सम 2 एडेंट्स को ऐड करने से ही आती है। ठीक है, सम जो है वो ये है, और एक एडेंट जो है -135 है, और एक एडेंट हमने फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, हमने अदर फाइंड करना है, बेसिकली हमने अदर इंटीजर फाइंड करना है, तो हम कह देते हैं कि लेट एक्स बी द अदर इंटीजर। ठीक है, अदर इंटीजर हमें कुछ नहीं पता क्या है, तो बेसिकली हम जो ना, ठीक है, तो x जो है वो अदर इंटीजर होता है। ठीक है ना, हमने कह दिया x अदर इंटीजर है, द सम ऑफ 2 इंटीजर। अगर वन ऑफ देम जो है वो ये है,
ठीक है। नाउ लेट एक्स, एक्स बेसिकली एक वेरिएबल है, यानी है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेकिन हम इसको एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं कि जो चीज़ अननाउन है उसको हम किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सपोज कर लेते हैं और बाद में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें एक इंटीजर दिया हुआ है, एक इंटीजर नहीं दिया हुआ है, लेट्स सपोज कि वो एक्स है, ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनका सम लेना है, और दूसरा इंटीजर दे दिया हुआ है जो कि हम -135। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो उनका सम जो है, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया, इक्वल लिख दिया, -215 के इक्वल आ गया। ठीक है, बेसिकली हमने इस एक्स को ऐड फाइंड करना है। ठीक है, एक्स के साथ अगर कोई भी इंटीजर है उसके बीच जो ऑपरेशन है, यानी अगर प्लस है तो दूसरी साइड पे वो इंटीजर जाके नेगेटिव के साथ हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके जो है पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो दूसरी साइड पे जाकर वो इंटीजर डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवीजन होता है तो दूसरी साइड पे जाकर वो इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। सो एक्स ने तो रहना है अपनी जगह। ठीक है, इक्वल -215 दूसरी जगह, तो जो -115 इधर ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करना है, माइनस है तो हम पहले इसको इस माइनस को कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस से, क्योंकि हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो नाउ एक्स की वैल्यू होगी, पहला इंटीजर वैसे ही आ जाएगा -215। ठीक है, नेगेटिव को रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे प्लस से, और सब्ट्रैक्शन का साइन हो जाएगा चेंज, -135 हो जाएगा +135। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो ऐड आउट हो रहे हैं, तो वैल्यू 215 बढ़ी है, उसके साथ नेगेटिव है, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। हम 215 में से 135 को माइनस कर देंगे, 5 - 5 0 1 हो जाएगा, 1 - 3 नहीं होता, बारो कर लेते हैं, ये हो गया 10 10 + 1 11 11 - 3 क्या हो गया 8 1 और 8 10 हो गया, और 1 - 1 0 100। ठीक है, 0 100 आप लिखें या ना लिखें, बेसिकली आपका आंसर आया -80। तो आप कह देते हो -80 बी द अदर इंटीजर जो कि आपने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, अब प्रोडक्ट का बेसिकली वर्ड यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है टू इंटीजर्स को, और जो आंसर है वो है -180। ठीक है, इफ़ वन ऑफ देम, लेकिन एक इंटीजर 10 है, देन फाइंड द अदर, हमने अदर इंटीजर को फाइंड आउट करना है। नाउ सेम हम पहले लेट कर लेते हैं अदर इंटीजर को। ठीक है, अदर को, ठीक है, लेट एक्स बी द अदर इंटीजर, हम कह देते हैं कि लेट एक्स बी द अदर इंटीजर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, एक इंटीजर एक्स है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किया, दूसरा इंटीजर जो है वो वन ऑफ देम 10 है, तो 10, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -180। एक्स को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, इक्वल के -180 भी इधर ही है, जो इधर मल्टीप्लाई 10 था वो उधर जाके डिवाइड 10 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, यहाँ डिवाइड यानी 10 को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, यहाँ पे डिवीजन के सिंबल को रिप्लेस कर दो मल्टीप्लिकेशन से, और 10 का रेसिप्रोकल 1/10 लिख लो। देन हम जो है 10 को लेके जा रहे हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, 10 भी पॉजिटिव, अब हम एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उनके बिटवीन डिवीजन का ऑपरेशन है, अनलाइक इंटीजर्स है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, हमने एक दफ़ा ही लिख दिया। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 180 को ऊपर लिख लेते हैं, न्यूमरेटर बना देते हैं, और 10 को डिनोमिनेटर। ठीक है, ना अब आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है, एक्स इज इक्वल्स टू हम कर लेते हैं नेगेटिव में, आंसर आएगा। कटिंग होती है कि नहीं ऊपर से नीचे। ठीक है, हम एक जैसे नंबर ऑफ जीरोज़ भी काट सकते हैं, ऊपर भी 1 0 नीचे भी 0 है, ऊपर और नीचे 0 कट गया। ठीक है, 18/1 रह गया, और कोई भी होल नंबर हो वो 1 से डिवाइड हो रहा होता है, और किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 1 हो जाए तो फिर हम उसके न्यूमरेटर को होल नंबर बना देते हैं या कंसीडर करते हैं, तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कह देते हैं कि -18 बी द अदर इंटीजर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड एन इंटीजर दैट डिवाइड्स, अब डिवाइड्स का वर्ड आ गया, -150, ऐसा इंटीजर जो डिवाइड करे 150 को, यानी कि 150 बेसिकली डिवाइडेड है और डिवाइज़र हमने फाइंड आउट करना है टू गिव, और जो रिजल्ट है वो हमारा आ रहा है 3, यानी जो क्वेश्चन आ रहा है वो -3 आ रहा है, डोमिनेटर कुछ नहीं आ रहा, यानी डिवाइज़र हमने ऐसा फाइंड करना है, और डिवाइज़र बेसिकली डिवाइडेड का फैक्टर भी है। नाउ ठीक है, नाउ इसको करते हैं। ठीक है, नाउ हम लेट कह लेते हैं कि लेट एक्स बी एन इंटीजर, यानी डिवाइज़र वाला इंटीजर लेट एक्स बी, जो कि टू बी फाउंड, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली -150 डिवाइडेड है, -150 को लिखेंगे, डिवाइड का सिंबल लिखेंगे, और एक्स जो है वो डिवाइज़र है, तो एक्स लिख देंगे, इक्वल हमारे पास जो रिजल्ट है क्वेश्चन वो -3 है। ठीक है, वो हम लिख देंगे।
ना अब हमारे पास इस केस में रिमाइंडर 0 है, ठीक है। ना अब हम कह देते हैं कि अब हमने यहाँ पर जो है वो डिवाइड x है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, x खुद ही डिवाइड हो रहा है ना। पहले हम क्या कर लेते हैं, -150 को यहाँ रहने देते, इक्वल -3, ये डिवाइड x हो रहा है तो इसका मतलब कि दूसरी साइड पर जाके ये जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और x दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। -150 को अब हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, इक्वल की साइड है दोनों, अगर चीज़ें इक्वल हो, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, तो यानी कि ये वाला हम पहले भी लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो इसके इक्वल है, तो वही बात हमने कर दिया, बस हमने इंटरचेंज कर दिया साइड्स को ना। अब हम कह रहे हैं -3 जो है वो मल्टीप्लाई बाय x है -150, तो हम हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। यानी कि -3 को अगर x से मल्टीप्लाई करें या फिर हम x से कह दें -3 को मल्टीप्लाई करें तो वही बात होगी, और इस साइड पे हमने -150 आ रहा है, ठीक है ना। अब हम कह देते हैं इसको, बस हमने इंटरचेंज किया यानी कि इसका ऑर्डर चेंज किया ना। x को वैसे इट इज़ रहने देते हैं, दूसरी साइड में -150 है, अगर इधर जो है -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो लाइक इंटीजर्स हैं, दोनों नेगेटिव है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और अब हम 150 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई 1/3 भी लिख सकते हैं या हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं, हमारा आंसर जो है बेसिकली पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव को नहीं लिखते। अब हम देखते हैं 3 और 150 की कटिंग होती है कि नहीं। 3 की और 3 तो होती है, एक प्राइम नंबर है, 150 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करते हैं। उसके लिए हम 150 के डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 1 + 5 6, 6 + 0 6, 6 3 के टेबल में आता है, यानी 150 की 3 से कटिंग होती है, ठीक है ना। 1 तो 3 से छोटा 2 डिजिट कंसीडर करते हैं, 15, 3 टाइम 5 हो जाता है 15, और 3 टाइम 0 हो जाता है 0, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 50 और 1 हो जाता है 50, यानी कि हमारा आंसर आ जाता है 50। तो हम कह देते हैं कि 50 भी एन इंटीजर टू बी फाउंड, ठीक है। जो 50 वही इंटीजर था जो हमने फाइंड करना था, या आप इस सब भी लिख सकते हो, 50 भी एन इंटीजर दैट डिवाइड्स -150, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में द डिफरेंस, अब डिफरेंस की बात होगी, यानी कि आप माइनस, यानी पहले आपने प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, अब माइनस की बात होगी। द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स, जो दो इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंस, यानी जो आप दो इंटीजर्स को जब आप इसमें माइनस करते हो तो 185 आता है। इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 400, लेकिन उनमें से एक जो है वो 400 है, देन फाइंड द अदर इंटीजर, तो आपने दूसरा इंटीजर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अदर इंटीजर आपने फाइंड करना है, तो आप कह दो लेट एक्स बी द अदर इंटीजर, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स 185 है, एक जो है वो x है और एक 400 है, x और डिफरेंस की जगह हमारा आ जाएगा माइनस, और एक जो है वो 400 है, और आंसर क्या 185, ठीक है। नो x एज इट इज़ रहेगा, 185 भी एज इट इज़ रहेगा, ये -4 हो रहा है, उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। एज अ होल नंबर भी हम ट्रीट कर सकते हैं, एज अ होल नंबर ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि ऐड करें 5 + 0 5, 8 + 0 8, और 1 + 4 हमारे पास आ जाएगा 585, और तो हम कह देंगे 585 बी द अदर इंटीजर, ठीक है। इस केस में, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होती है, आप x को पहले लिखो या 400 को, ठीक है। जब आप प्लस और मल्टीप्लाई करते हो तब आंसर में अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप 400 को पहले लिखोगे और -x करोगे तो आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा, तो फिर आंसर कोई और आएगा, तो वो भी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट, यानी कि तब आपका 315 आएगा, वो भी आपका आंसर सही कंसिडर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -105, ठीक है। सेम हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का लग रहा है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ दैम सम जो है वो -105 है, एक इंटीजर जो है 95 है, देन फाइंड द अदर, तो ये सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस जो है वैल्यूज़ हैं वो चेंज है ना। सबसे पहले हम कह देते हैं हमने अदर फाइंड करना है, लेट एक्स बी द अदर इंटीजर, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम कह देते हैं, अब हमारे पास एक x है, ठीक है, और एक है हमारे पास 95, और उनका सम, यानी ऐड कर दिया 95, उनका सम है -105 या 105, ठीक है ना। x को एज इट इज़ रहने देते हैं, और दूसरी साइड में -105 पहले से मौजूद है, और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा और ये 95 हो जाएगा। यहाँ आप कह सकते हो कि +95 है, ठीक है, या -95 भी आप लिख सकते हो। यहाँ ये पॉजिटिव है इंटीजर है, तो ये नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं सिंबल, तो पॉजिटिव है। हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और नेगेटिव का बीच में सिंपल है, तो उसके लिए हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पॉजिटिव में। तो फर्स्ट इंटीजर -105 एज इट इज़ रहेगा,
और ये नेगेटिव हो जाएगा कन्वर्ट पॉजिटिव में, और सब्ट्रैक्ट यानी पॉजिटिव 95 ये सिंबल जो है पॉजिटिव हम चेंज कर, क्योंकि हमने इधर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया है तो इसको भी हमने सिंबल को चेंज करना है। ये पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा 95 ना। अब हम ऐड करें दो लाइक इंटीजर्स को, ठीक है, और दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव का सिंबल आएगा, और ऐड बेसिकली दोनों साइन सेम है तो हमने ऐड करना है 5 + 5 हो जाए 10 0 1 कैरी 1 + 0 1 + 9 10 10 से हमारे पास 0 10 हो जाएगा, और 100 1 + 1 200 तो -200 हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे -200 विद द अदर इंटीजर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट है एनी ये बेसिकली एक गर्ल का नाम है, एक लड़की का नाम है। एनी इज़ रीडिंग आ बुक। एनी जो है एक बुक को रीड कर रही थी फ्रॉम पास्ट 3 वीक्स, यानी पिछले 3 हफ्तों से जो है एक बुक को रीड कर रही थी। और आपको पता है कि वीक में कितने डेज होते हैं? किस किस बच्चे को पता है कि वीक में कितने डेज होते हैं? वीक में तो 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये वीक डेज होते हैं, ठीक है। तो एनी जो है पिछले 3 वीक से जो है वो तकरीबन जो है वो एक बुक को रीड कर रही है। शी रीड्स 35 पेजेस एवरी डे, वो रोज़ाना के जो है 35 पेजेस रीड कर लेती है। शी स्टिल हैज़ 200 पेजेस लेफ्ट, तो अभी भी उसके 200 पेजेस बचे हुए हैं। तो हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव ना, तो बुक के अंदर टोटल कितने पेजेस है? बेसिकली ये बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ इसको सॉल्व करें, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लिखते हैं एनी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट वीक्स, कितने वीक्स से वो बुक्स रीड कर रही है? फर्स्ट 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्तों से। वो पिछले कितने हफ्तों से हमने पहले बताया कि वो बुक रीड कर रही है 3 हफ्तों से, तो फिर हम कह देते हैं कि एनी इज़ रीडिंग आ बुक फ्राम द पास्ट डेज, यानी कि अगर हम कहें कि पिछले कितने दिनों से वो बुक को रीड कर रही है, 3 वीक्स में से कर रही है, क्योंकि हमने आंसर डे में बताना है, या हमें आंसर को डेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि एक दिन में वो इतने पेजेस करती है। तो तब जब हमें पता होगा कितने डेज़ में उसने पढ़ा है देन ही हम बता सकते हैं ना। तो 3 वीक्स में कितने डेज़ होते हैं हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 में वीक में हर वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 3 × 7 यानी इतने डेज़ में जो है इतने डेज़ जो है उसने बुक को रीड किया है। और एनी बुक्स नंबर ऑफ़ पेजेस रीड इन अ डे, एनी रीड इन अ डे के एक दिन में उसने कितने पेजेस पढ़े हैं? वो हैं 35, ठीक है। 35 पढ़े हैं, तो टोटल पेजेस ने कितने रीड कर लिया ये लिख देते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस एनी रीड्स फ्रॉम पास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्तों से उसने कितने पेजेस जो है वो रीड कर लिए हैं। 3 वीक्स यानी कि इन 3 यानी कि पास्ट डेज, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक डे में इतने की है, यानी 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 पेजेस वो रीड कर लेती है, मल्टीप्लाई 3 × 7 यानी कि इतने डेज़ में, ठीक है। ये डेज़ हैं, इतने हर डे में इतने करते तो इतने टोटल डेज़ हैं, तो हमने वो मल्टीप्लाई कर लिया। और पेजेस लेफ्ट यानी नंबर ऑफ़ पेजेस लेफ्ट, अभी भी कितने पेजेस बचे हुए हैं? वो हैं 200, ठीक है। और अब हम टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस ऑफ बुक पता लग जाएंगे कितने हैं, क्योंकि वो पास्ट 3 वीक्स से इतने उसने पेजेस पढ़े हैं और इतने बच गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस पता लग जाएंगे कि बुक में कितने हैं, ठीक है। 35 ये हमने लिख दिया और हमने इसमें ऐड कर दिया ये, तो इस तरह से हमने ऐड कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले हमने बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। 35 वैसे रहेगा, टाइम्स 3 × 7 होता है 21, ठीक है, प्लस 200, ठीक है। अब फिर से बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए पहले हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। 35 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 5 1 से पहले 35 को करेंगे, फिर 20 से कर देंगे, तो ये 700 आ जाएगा। नाउ ऐड करेंगे 5 3 7 735 आ जाएगा, और ये प्लस हमारे पास 7 आ जाएगा 200। नाउ ऐड करते हैं 0 + 5 5 1 0 + 3 3 10 और 2 + 7 ये 7 + 2 935 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को हमने एज अ होल नंबर ट्रीट किया। तो इससे पता लगता है बच्चे कि एनी ने 900 जो एनी ने की बुक में थे वो टोटल 935 पेजेस थे, जिसमें से उसने 735 पेजेस जो है वो रीड आउट कर लिए थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है इन हाउ मच टाइम राहील विल कवर 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे कि हम खुद भी चल रहे होते हैं, हमारी एक स्पीड होती है, ठीक है, हम उस स्पीड पर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राहील ने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस
जो है किस स्पीड से हमने बताना है कि कितने टाइम पर हील ने 60 किलोमीटर जो है वो तय किया, जबकि वो 10 किलोमीटर जो है पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर तक चले जाता है। एक तो अगर उसने 60 किलोमीटर जो है सफ़र किया, तय किया, तो वो कितने देर में या कितने घंटों पर पहुंचा होगा, ये हमने बेसिकली बताना है। तो सबसे पहले हम कह लेते हैं कि रहील कवर्स 10 किलोमीटर, क्योंकि सबसे पहले 10 किलोमीटर बताया हुआ है कि इन आवर्स, कितने आवर्स में, पर आवर, पर का मतलब होता है कि पर आवर का मतलब होता है कि 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में रहील ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना किया। 10 आवर में 60 किलोमीटर के लिए फाइंड करने के लिए सबसे पहले 1 किलोमीटर का फाइंड आउट कर लेते हैं कि रहील कवर्स 1 किलोमीटर इन आवर्स। 1 किलोमीटर उसने कितने में करेगा, अगर 10 किलोमीटर 1 आवर में कर रहा है तो 1 किलोमीटर जो है वो फिर हम 10 को तो जाके डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 10 आवर्स में वो कंप्लीट करेगा ना। अब हम इधर आ जाते हैं 60 पर, ठीक है। रहील कवर 60 किलोमीटर इन आवर्स, तो अब ये 60 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 10 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1 डिवाइडर बन जाएगा, 10 डिवाइजर बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, ठीक है। जब होल नंबर्स की जो है डिनोमिनेटर से कटिंग हो जाती है, ठीक है, देखते हैं कोई कटिंग होती है कि नहीं। नंबर ऑफ जीरोस 1010 से कट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ हम कह सकते हैं ऊपर लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिनोमिनेटर में आ जाता है 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो इसका मतलब कि अब हमने आंसर सिर्फ न्यूमरेटर वाला लिखना है, और न्यूमरेटर में 1 टाइम 6 हो जाता है 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि रहील कवर 60 किलोमीटर इन 6 आवर्स, यानी कि वो 6 घंटों में 60 किलोमीटर का फासला या डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा या फासला तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, अकबर इज़ अ शॉपकीपर, ठीक है। अकबर एक दुकानदार है, यानी ग्रोसरी पर, जैसे आप दुकान में बहुत सारे बच्चे जो है वो चीज़ भी लेने जाते होंगे, बहुत सारे बच्चों को उनकी मामा या उनके कोई घर में बड़ा सौदा लेने भी भेजता होगा, यानी कि जाओ इतना चावल ले आओ या दाल ले आओ या आटा ले आओ, चीनी ले आओ, इस तरह की चीज़ें लेने के लिए आप अक्सर बच्चे जो है वो दुकान पर जाते भी होंगे। तो अकबर बेसिकली एक शॉपकीपर है जिसकी एक दुकान है। ही सोल्ड का मतलब होता है बेचना, जैसे कि दुकानदार से आप खरीदने जाते हो तो दुकानदार बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो आपको बेच रहा होता है चीज़ें। ही सोल्ड, उसने बेची 1/4 किलोग्राम राइस, केजी राइस, यानी कि ये फ्रैक्शन बताया हुआ है कि 8 पूरे किलो केजी और 1 केजी का 4th पार्ट राइस उसने बेचा, और फिर शुगर बेची, चीनी 1/4 केजी, और फ्लोर यानी आटा उसने बेचा 12 kg, ठीक है। हाउ मच डिड सेल इन ऑल, तो टोटल उसने कितनी क्वांटिटी जो है वो बेच दिया, ठीक है। टोटल इन सब की कितनी क्वांटिटी उसने सेल कर दी, यानी उसकी दुकान से कितनी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है ना, ये बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और सबसे पहले हम कह देते कि अकबर, चलिए ठीक है, सबसे पहले हम कह देते कि अकबर सोल्ड राइस, उसने राइस कितने सोल्ड किए 8/4 kg। फिर अकबर सोल्ड शुगर, और शुगर उसने कितनी सेल किया 6/4 kg। फिर लास्ट में हम कह देते हैं कि अकबर सोल्ड फ्लोर, वो कितना किया 12/2 kg, ठीक है। अकबर सेल इनाल, ही सेल इनाल, यानी अकबर सेल इनाल, टोटल इनाल का मतलब होता है टोटल सारा इकट्ठा उसने कितना बेच दिया, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 8/4 kg उसने राइस बेची है, ऐड किया, 6/4 kg इसने शुगर बेची है, और 12/2 kg उसने जो है वो फ्लोर आटा बेच दिया, ठीक है ना। अब हमने इनको ऐड करना है, तो ये हमने देखा कि ये सब जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या तरीकाकार होता है, हम होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर लेते हैं न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देते हैं। 6/4 को भी ऐसे करेंगे, 6 टाइम 4 + 1, और नीचे लिख देंगे 4 kg, प्लस कर देते हैं 12 टाइम 2 + 1, और नीचे लिख देते हैं 2 kg। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। 8 टाइम 4 होगा 32 + 1, और नीचे 4 kg, और 6 टाइम 4 24 + 1/4 kg, 12 टाइम 2 24 + 1/2 kg। अब नाउ ऐड करते हैं, 2 + 1 3 1s होते हैं, 32 + 1 33/4 kg, 25/4 kg, और ये 25/4 kg, 2 ही kg ही बन जाएगा ना। अब हमने इनको सॉल्व करने के लिए 4 4 और 2 है, ठीक है। दोनों ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं, हमने इनको सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए अनलाइक फ्रैक्शंस है, और 4 और 2 में जो है 2 कॉमन भी है, तो फिर हम एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 4 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 टाइम 2 2 टाइम 2 और 2 टाइम 1, फिर 2 से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 2 टाइम 2 हमारे पास आ जाएगा 4,
तो बेसिकली हमारे पास आ जाता है 4, हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 4। अकबर सली नाल हमने लिखना फर्स्ट है हमारे पास 33/4 के, ठीक है 33/4 kg, यानी कि हमने डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, साथ हमारा kg आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास 25/4 kg, ठीक है 25/4 लिखते हैं, 4 टाइम 1 ही 4 होता है, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, kg करते हैं। लास्ट में हमारे पास 25/2 kg, तो 25/2 लिखते हैं, ठीक है 2 टाइम 2 4 होता है, 25 टाइम 2 4 होता है kg में। अगर अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 टाइम 1 33 हो जाएगा, 4 टाइम 1 4 kg, प्लस 25 टाइम 1 25 हो जाएगा, और 4 टाइम 1 4 और kg, प्लस 25 टाइम 2 करना है, 2 टाइम 5 10 0 1 कैरी, 2 टाइम 2 4 प्लस 1 5 50, 2 टाइम 2 4 kg। ना अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन से हम एक दफ़ा 4 लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम इनको ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, 33 प्लस 25 प्लस 50। एडिशन का ऑपरेशन है तो इकट्ठे भी सारे ऐड हो सकते हैं। नाउ 3 + 5 8 8 + 0 8 1 3 + 2 5 5 + 5 10 10 से यानी कि 100, यानी कि ये बन जाएगा 108 kg, ठीक है 10। तो अब हमने देखा कि 108 और 4 में जो है कटिंग हो रही है कि नहीं। अब हम चेक करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर 4 है, क्या 108 4 से डिविजिबल है, या फिर हमें 2 से कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से तो दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। तो 4 के लिए क्या रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हैं या 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट 0 8 है यानी कि 8 है, 4 टाइम 2 8 होता है, यानी कि ये 108 4 से कट हो रहा है। 4 टाइम 2 हो गया 8, ठीक है 10 में से 8 को माइनस किया, बच गया 2 28, 4 टाइम 7 हो गया 28, 4 टाइम 27 हो गया 108, 4 टाइम 1 हो गया 4, 27 और 1 डिनोमिनेटर में 1 है तो हमने कंसिडर किया हाली न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर 27 है तो 27 kg, ठीक है। टोटल अकबर ने कितनी क्वांटिटी जो है चीज़ें सेल की थी, 27 किलोग्राम ऑफ थिंग्स जो है वो सेल कर ली थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, नीलम हैज़ रुपीज़ 1500 इन हर बैलेंस इन हर मोबाइल, ठीक है, यानी कि नीलम के मोबाइल में इतना बैलेंस है, ठीक है। यानी कि उसके मोबाइल में रिचार्ज कितना हुआ हुआ है 1500, और शी गेव 3 5 टू नाइला, यानी कि 1500 का 3 5 जो है पार्ट उसने नाइला को शेयर कर दिया, उसको बेच दिया, बैलेंस उसको शेयर कर दिया या नाइला को दे दिया। नाइला गिव 1/5 ऑफ हर शेयर टू निमरा, जो नाइला को जितने पैसे बैलेंस आया उसने उसका भी 1/5 पार्ट जो है निमरा को दे दिया। हाउ मच शेयर निमरा है, यानी कि निमरा के पास कितना शेयर पहुंचा बैलेंस का, वो हमने फाइंड आउट करना है। ना तो सबसे पहले आ जाते हैं कि नीलम हैज़ बैलेंस इन हर मोबाइल, ठीक है, वो कितना है ₹1500, ठीक है। नीलम गेव शेयर टू नाइला, सबसे पहले उसने नाइला को दिया, उसने कितना दिया है 3 5, यानी कि 3 5 ऑफ यानी मल्टीप्लाई ₹1500 का 3 5 दिया है। और फिर नाइला ने आगे से निमरा को दे दिया, नाइला गेव शेयर टू निमरा, वो कितना है 1/5 दिया ऑफ उसने का जो नीलम ने नाइला को दिया, नीलम ने नाइला को इतना दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 मल्टीप्लाई बाय ₹1500। ना अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो ये हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करने से देखते हैं कि रुपीज़ में हमारा आंसर आना है। अब हम चेक करते हैं कि ये 1500 हमारे पास होल नंबर है और डिनोमिनेटर 5 है, और 5 और 1500 की कटिंग होती है कि नहीं, लास्ट में 0 है और ये 5 से कट होता है, ठीक है। 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 5 टाइम 0 हो गया 0, 5 टाइम 0 हो गया 0, 5 टाइम 300 हो गया 1500, और 5 टाइम 1 हो गया 5। डिनोमिनेटर में 1 है तो हमने सिर्फ न्यूमिनेटर को कंसीडर करना है, लेकिन लिख भी लेते हैं हम। न्यूमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 300 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़, और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 टाइम 0 0, 3 टाइम 0 0, डिनोमिनेटर में 1 है इसलिए वो हम नहीं लिख रहे हैं। 3 टाइम 3 होगा 9, ₹900। ना अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 900 और 5 की कटिंग होती है कि नहीं, 0 है लास्ट डिजिट तो 5 से कटिंग होती है, ठीक है। 5 टाइम 1 हो गया 5, रुपीज़ में आंसर आ गया, और 9 - 5 किया 4, ठीक है 40, 5 टाइम 1 हो गया 40, 5 टाइम 0 हो गया 0, 5 टाइम 180 हो गया 900, 5 टाइम 1 हो गया 5, ठीक है। 180 ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 180 और नीचे आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में 1 है, हाली हम न्यूमिनेटर को कंसीडर करेंगे, रुपीज़ में हमारा आंसर आ गया 1 टाइम 180, क्योंकि 180 को अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद ही आता है, तो 180 ही आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो यहाँ पर हो जाता है डन।
क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है हमारे यहाँ पर डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास एक प्रोजेक्ट 3 है ना, इसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 3 में क्या रहा है, कैलकुलेट द एज ऑफ योर आल सिबलिंग्स। ठीक है, जैसे कि आप सारे सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई, आपने अपने सारे बहन भाई, आप जो भी हो ठीक है, आपने अपने सारे बहन भाई, आपसे बड़े छोटे जितने भी बहन भाई हैं ठीक है, उन सब की एज डेज में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब आपने फाइंड कर लेनी है देन आपने डिफरेंस करना है। यंगेस्ट जो आपका सबसे छोटा बहन भाई है और जो आपका सबसे बड़ा जो बहन भाई है उसका एज डिफरेंस फाइंड करना है। और ये सब कुछ आपने बोर्ड मास रूल से करना है। ठीक है, यानी कि आपने एज जो डेज में फाइंड करनी है वो भी बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए करनी है। ठीक है नाउ ये बेसिकली आपके असली एज वगैरह नहीं है, ये बेसिकली आपको तरीका बताया जा रहा है कि आपने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है। ये सिंपल वे है। सबसे पहले जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई एल्डर सिस्टर या जो सबसे बड़ा बहन भाई है उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है कि वो कौन से डेट, यानी जैसे कि लेट्स सपोज कि आपकी बड़ी बहन जो है वो 31 मार्च 2013 को कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिख देनी है। या आप ही सबसे बड़े हो अपनी आपने फिर पहले लिख देनी है, या आप सबसे छोटे हो तो आपने अपनी लास्ट पे लिख देनी है, आपने सबसे बड़े बहन भाई की लिख देनी है। लेट्स सपोज कि आप मिड वाले चाइल्ड हो तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइन, यानी यहाँ माई डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख सकते हो, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। लेट्स सपोज कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सपोज है आपकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, जो आपकी एग्जैक्ट आपने वो लिखनी है, जैसे 14 नवंबर 2015 है। इसमें से डेट ऑफ बर्थ लेट्स सपोज कि आपके 3 बहन भाई है, आपका जो छोटा भाई है उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 फरवरी 2018 है, तो आपने उस तरह से वो लिख देनी है। आज की डेट लिखनी है, जैसे कि हम कह देते कि आज जो है वो 1 सितंबर 2026 है, लेकिन जब आप कर रहे हो मे बी वो ये डेट ना हो, जो सी डेट होगी आपने वो लिखनी है ताकि आप एग्जैक्ट डेज में एज फाइंड आउट कर सको। नाउ ठीक है, सबसे पहले हम एल्डर सिस्टर की एज ऑफ माई एल्डर सिस्टर का इन डेज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसकी 31 मार्च 2013 है। पहले हम 2013 के जो बाकी मंथ और बाकी डेज हैं उनको काउंट कर लेते हैं। मार्च का मंथ तो कंप्लीट खत्म हो गया, तो नाउ अप्रैल से आ जाते हैं। ठीक है, 2000 सबसे पहले हम 13 के लिख लेते हैं जितने डेज बचते हैं। ठीक है, मार्च तो हो गया, तब अप्रैल के कितने डेज, अप्रैल में हो गए 30 डेज़, फिर मई में हो गए 31 डेज़, और फिर उसके बाद जून आ जाता है उसमें भी 30 डेज़, और फिर जुलाई आ जाता है 31 डेज़, अगस्त में भी 31 डेज़। ठीक है, और फिर आ जाता है उसके बाद अगस्त के बाद आ जाता है सितंबर में आ गए 30 डेज़, और अक्टूबर में 31 डेज़, नवंबर में 30 डेज़, और दिसंबर में 31 डेज़, और ये हो जाता है कंप्लीट 2013। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है 2014। ठीक है, 2014 अब ये पूरा कंप्लीट ईयर होगा। ठीक है, कंप्लीट ईयर में हमारे पास 365 डेज़, 365 डेज़ होते हैं। सिर्फ लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, जो 4 से डिविजिबल होता है, यानी आप लास्ट 2 डिजिट भी कह सकते हो 4 के टेबल में आते हैं या 4 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर है। 14 जो है वो 4 के से डिविजिबल नहीं होता, 4 के टेबल में नहीं आता, तो 14 लीप ईयर नहीं है, तो इसके कितने डेज़ हो गए 365। इसके बाद हम आ जाते हैं 2015 पर। ठीक है, हमने 2026 तक पहुंचना है, 2015 पर आ जाते हैं। ठीक है, 2015 जो है 15 4 के टेबल में नहीं आता, लीप ईयर नहीं है, तो 365 डेज़ होंगे। फिर हम 2016 पर आ जाते हैं, 4 टाइम 4 16 होता है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो ये लीप ईयर है, तो इसके 366 डेज़ होंगे। अब पहले अब 3 साल जो होंगे वो लीप ईयर नहीं होंगे, फिर 4th ईयर जो है वो लीप ईयर होगा। ऐसे ही होता है, 3 साल फिर लीप ईयर नहीं होते। लीप ईयर वो होता है बेसिकली जिसमें फरवरी में 29 डेज़ होते हैं, अदरवाइज़ बाकी ईयर्स में जो लीप ईयर्स नहीं होते उसमें फरवरी में 28 डेज़ ही होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 2017 जो है वो लीप ईयर नहीं है, 365 डेज़ होंगे। 2018 भी लीप ईयर नहीं है, 365 डेज़ होंगे। 2019 भी लीप ईयर नहीं है, 365 डेज़ होंगे। और 2020 लीप ईयर है, क्योंकि 3 के बाद लीप ईयर आ जाता है, और वैसे भी 20 जो है 4 के टेबल में आता है, 366 डेज़ होंगे। और 2021 लीप ईयर है, 365 डेज़। 2022 365 डेज़। 2023 365 डेज़। 2024 है 366 डेज़। 2025 365 डेज़। 2026 कंप्लीट नहीं है, हमने 1 सितंबर तक जस्ट जाना है, तो उसके मंथ जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में वैसे भी 31 डेज़ होते हैं। फरवरी में क्योंकि 2026 लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज़ होंगे। और मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, और जून में 30, और जुलाई में 31, और जुलाई के बाद आ जाता है अगस्त में 31, और सितंबर का हम एक डे भी लगा देते हैं क्योंकि एक डे आता है। ठीक है ना, इसको कम कर दिए क्लोज। अब सबसे पहले ब्रैकेट्स इसको बोर्ड मास रूल से करते हैं, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 5,
या 1 प्लेस पे 5 आ जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15 और 15 के बाद आ जाते हैं 8, 15 के बाद 18, 21, 24, 27। ठीक है, 275 डेज़ जो है वो बन गए 2013 के। फिर आपके बाकी आप इस तरह से ये कॉपी कर लो। 365 डेज़ हो गए 2014 के, फिर 15 के, 16 के, 17 के, 18 के, 2019 के, 2020 के, 2021 के, 2022 के, 2023 के, 2024 के, 2025 के, 2026 के आपने ऐड करने हैं। ठीक है, 1 + 8 9, 9 + 1 10, 11, 12, 13, 14, 4 लिखते हैं। 1 को कर देंगे कैरी। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, 244 आ जाता है। अब हमने इन सबको ऐड कर दिया। तो पहले 1 प्लेस को ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 10, 15, 21, 26, 31, 36, 42, 47, 52, 57, 63, 68, 68 + 4 हो गया 72, 2 7 कैरी। 10 + 7 7 14, 14 + 6 20। ठीक है, तो 20 + 6 26, 26 + 6 32, 26 + 6 32 हो गया 38, 38 + 6 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80 और ये 90। 0 आ गया, 9 कैरी। 9 + 2 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 45, 48, 50, 49। ओह, इसमें सॉरी मिस्टेक हो गई। 11। हाँ, आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो जो थे लो आ जाते हैं। ठीक है ना, आपने इसी तरह से जो है अपनी एज फाइंड कर लेनी है, अपने ब्रदर की कर लेनी है, या आप जितने बहन भाई हो अपने करनी है। ठीक है, लास्ट में आपने अपने डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है बिटवीन द यंगेस्ट यानी जो एल्डेस्ट है और ओल्डेस्ट यानी कि यंगेस्ट छोटा और बड़ा। सबसे पहले बड़े बहन भाई की एज हमने देखा था 4902 डेज़ आई थी, और जो सबसे छोटा बहन भाई है उसकी 311 डेज़ है। तो आपने उसको फिर माइनस कर लिया डेज़ में से। ठीक है, 2 में से 7 नहीं माइनस होता, 12 कर लेते हैं। ये 10 और ये 9, 10, 12 में से 7 किया 5। ठीक है, 9 में से हमने 1 किया 8 और 8 में से 1 किया 7 और 4 में से 3 1, 1785 डेज़ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने प्रोजेक्ट को अपना स्टार्ट फिर इस तरह से एंड कर देना। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा और आप सब बच्चे इसको अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 में थे हमारे पास 12 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर जाके हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th, 7th पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर से स्टार्ट था और यहाँ पर हमने एंड किया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारी एक्सरसाइज हो गया है। तब उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।